नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि AMCA प्रोग्राम के इंजन पार्टनर को लेकर आ रही है। 5वीं पीढ़ी का जो भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA प्रोग्राम है, उसके लिए भारत आप सब जानते हैं कि इंजन बनाने को लेकर एक विदेशी भागीदार की तलाश कर रहा है। और अब कहा जा रहा है कि इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण काम हो चुका है और जल्द ही किसी एक पार्टनर के साथ भागीदारी की जा सकती है इंजन बनाने को लेकर। GTRE का लक्ष्य 2024 के मध्य तक एक पार्टनर को अंतिम रूप देना है और इस साल के अंत में या फिर अगले साल की शुरुआत में जो पार्टनरशिप है उसे बनाना है। और ये जो साझेदारी है वो 110 से 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले जो इंजन है उनके लिए होगी और ये हमारे 5वीं पीढ़ी के इंजन होंगे जो कि AMCA Mark II वेरिएंट के लिए बनाए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि भारत इंजन निर्माता रॉल्स रॉयस, सैफ्रन और GE के साथ बातचीत कर रहे हैं इंजनों को लेकर और ये सभी इंजन दावेदार माने जा रहे हैं। और भारत अगर किसी एक को चुनता है इनमें से तो 2035 के बाद इनका उत्पादन AMCA Mark II के लिए किया जाएगा। दरअसल शुरुआती AMCA प्रोटोटाइप और जो पहली 40 AMCA Mark I की यूनिटें हैं उनमें GE F414 इंजन लगाया जाएगा। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो डेवलप किया गया यानी कि सह विकसित किया गया जो इंजन है वो कई उद्देश्यों को पूरा करेगा। दोस्तों, उम्मीद ये भी की जा रही है कि इस इंजन का इस्तेमाल भारतीय नौसेना के TEDBF प्रोग्राम में भी किया जाएगा और साथ ही साथ ये जो इंजन है वो तेजस Mark II फाइटर जेट का जब 2040 में मिड लाइफ अपग्रेड किया जाएगा तो उनमें भी इस नए इंजन को लगाया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। वर्तमान में दोस्तों आप सब जानते हैं कि ड्रोन जो है वो काफी घातक हो चुके हैं और ऐसे में केवल थल सेना ही नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना भी इन्हें लेकर काफी अलर्ट पर है। ऐसे में भारतीय नौसेना ने एक बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान आधुनिक युद्ध में ड्रोन के बढ़ते हुए खतरों को लेकर बातचीत की गई। साथ ही ये भी कहा कि इस तरीके की चुनौतियों का मुकाबला करने की तैयारियां की जाएं। और आपको मैं बता दूं कि भारतीय नौसेना पहले से ही ऐसी तैयारियां कर रही है। जो हमारे फ्रंट लाइन के युद्धपोत हैं उनमें दोस्तों लॉइटरिंग म्यूनिशंस को भी तैनात किया जाएगा ताकि लंबी दूरी तक निशाना साधा जा सके। इसके अलावा दोस्तों भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपने वॉरशिप्स में नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम जिसे कि NADS कहा जाता है उन्हें भी इंटीग्रेट किया है। ये सिस्टम छोटे ड्रोन को प्रभावी ढंग से पहचानने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ऑब्लिक इंफ्रारेड सेंसर्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टरों के संयोजन का इस्तेमाल करते हैं और DRDO इसके लिए काफी महत्वपूर्ण रूप से काम कर रहा है। यानी कि भारतीय नौसेना ऑफेंसिव ड्रोन टेक्नोलॉजी और डिफेंसिव ड्रोन टेक्नोलॉजी दोनों पर काम कर रही है ताकि भारतीय नौसेना प्रभावी ढंग से इस तरीके के खतरों का मुकाबला कर सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान यानी कि वेस्टर्न कमान ने वज्र वायु रक्षा योद्धाओं के नेतृत्व में आकाश मिसाइल प्रणाली को शामिल करते हुए एक सफल लाइव फायर अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास ने आधुनिक हवाई खतरों के खिलाफ इस प्रणाली की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया और इसे मान्य किया। लाइव फायरिंग वास्तविक दुनिया के सिनेरियो का अनुकरण करने पर केंद्रित थी, विशेष रूप से UAV और गतिरोध हथियारों को सटीकता के साथ इंगेज करने की क्षमता का सामना करना इसमें शामिल था। आकाश मिसाइल जो कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि SAM के तौर पर जानी जाती है, इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया। यह हवाई खतरों के खिलाफ भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी एज ग्रुप ने अपनी अल तारिक स्मार्ट हथियारों के उत्पादन में भारत के साथ सहयोग करने पर बातचीत की है और आपको मैं बता दूं कि अल तारिक को तेजस फाइटर जेट में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। और अब दोस्तों UAE की जो एज ग्रुप है वो भारत के साथ इस अल तारिक स्मार्ट हथियारों को बनाने की पेशकश कर रही है। साथ ही दोस्तों एज ग्रुप के जो MD हैं उन्होंने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को इस स्मार्ट हथियार की टेक्नोलॉजी देने का भी प्रस्ताव दिया है ताकि इन्हें स्थानीय स्तर पर बनाया जा सके। इससे दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण रूप से लाभ भी होगा। और साथ ही दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि LCA तेजस पर एज ग्रुप और HAL ने पहले से ही अल तारिक को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि अल तारिक का अगर भारत में निर्माण होता है तो इससे भारतीय वायुसेना को काफी फायदा होगा और भारतीय वायुसेना इनकी अधिक संख्या में खरीद भी कर सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुनिया भर के हथियारों की कॉपी करने में माहिर चाइना ने दोस्तों एक घातक अटैक हेलीकॉप्टर बनाया है जो कि अपाचे हेलीकॉप्टर को चुनौती देगा, क्योंकि चाइना को पता है कि भारतीय वायुसेना के बाद अब भारतीय सेना को भी अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिलने वाले हैं और इससे निश्चित रूप से भारत की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन चाइना ने अब ऐसे ही एक नए हैवी अटैक हेलीकॉप्टर का डिजाइन प्रस्तुत किया है। यह हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से AS-64 अपाचे जैसा लगता है। बात साफ है कि ये कहीं ना कहीं इसने कॉपी किया है इसका डिजाइन और शायद और भी कई सारी चीजें। यानी कि दोस्तों ये जो नया हेलीकॉप्टर है चाइना का वो AS-64 अपाचे के साथ
कई तरीके की समानताएं भी साझा करता है, विशेष रूप से इसका जो लेआउट और टेंडम कॉकपिट कॉन्फ़िगरेशन है उसे देखते हुए। हालांकि नए हेलीकॉप्टर के बारे में विवरण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी उपस्थिति से ये पता चलता है कि यह अपाचे की भूमिका के समान ही एक भारी हमले वाला प्लेटफॉर्म होगा। हालांकि इसकी जो फोटोज हैं उन्हें देखकर यह विश्लेषण किया गया है कि इसके जो आर्मामेंट, सेंसर सूट और जो अदर फंक्शनैलिटीज हैं वो इसे काफी शक्तिशाली बनाती है। इस नए हेलीकॉप्टर डिजाइन के अनावरण के बाद और अब इसके आगे के परीक्षण किए जाएंगे और आने वाले सालों में पता चलेगा कि ये प्लेटफॉर्म कैसा प्रदर्शन करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारत के AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA को अब एक नई LPI एज टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, जो कि AMCA की एक प्रमुख विशेषता लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट टेक्नोलॉजी होगी, जो कि आधुनिक स्टेल्थ विमानों की एक आधारशिला कही जाती है। पैच और ये LPI रडार्स मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रडार विमान के रेडियो फ्रिक्वेंसी उत्सर्जन को कम करने का काम करते हैं, जिससे कि जो कन्वेंशनल रडार प्रणालियां हैं उनके द्वारा इनका पता लगाना कठिन हो जाता है। आप सब जानते हैं कि किसी भी फाइटर जेट का जो फिजिकल डिजाइन है यानी कि भौतिक डिजाइन है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए इसमें अलग अलग तरीके की कोटिंग की जाती है, जो कि रडार तरंगों को अवशोषित करती हैं, उनके प्रतिबिंब को बाधित करती है। इसीलिए ये जो विशेष कोटिंग है वो इस पर लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों, एडवांस रडार अगर इस पर लग जाता है तो ये आसानी से दुश्मनों के रडार वार्निंग रिसीवर्स के लिए एक चुनौती बन जाएगा, वो इसे पकड़ नहीं सकते, जिससे कि AMCA दुश्मन के हवाई क्षेत्र में बिना पहचाने एंटर कर सकता है यानी कि प्रवेश कर सकता है और दुश्मनों पर आश्चर्यजनक हमले कर सकता है। पता लगाने की क्षमता कम होने से AMCA की दुश्मन के रडार और मिसाइल खतरों से बचने की संभावना भी काफी बढ़ जाएगी। ये एक तरीके से कंप्लीट इनविजिबल हो जाएगा दुश्मन के रडार पर। दरअसल जैसे जैसे दुश्मन का पता लगाने वाली टेक्नोलॉजियां विकसित हो रही हैं, यानी कि एनिमी डिटेक्शन टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, वैसे वैसे ये जो LPI क्षमता है उसे भी और अधिक विकसित करना होगा और स्टेल्थ गेम में आगे बने रहने के लिए निरंतर रिसर्च करना बेहद जरूरी है और LPI टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक शामिल करना देश के 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू जेट की खोज में एक बड़ा मील का पत्थर होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की ड्रोन टेक कंपनी गरुड़ा एयरस्पेस ने अब बॉर्डर पेट्रोल सर्विलांस ड्रोन त्रिशूल को लॉन्च किया है। त्रिशूल निगरानी और विश्लेषण और लोगों की आवाजाही की जानकारी सुरक्षा बलों तक पहुंचाएगा। त्रिशूल का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों या फिर संदिग्ध गतिविधियों के दौरान रियल टाइम इमेजेस और वीडियो प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है और इस त्रिशूल ड्रोन का इस्तेमाल यातायात यानी कि ट्रैफिक स्थितियों का आकलन करने में भी किया जा सकता है। त्रिशूल ऑन ग्राउंड गतिविधियों की वाइड एंगल विजिबिलिटी प्रदान करता है, जिससे ग्राउंड कंट्रोल टीमों को तुरंत महत्वपूर्ण और प्रभावी निर्णय लेने में मदद मिलती है। त्रिशूल टीमों को दूर से रहते हुए सुरक्षित रूप से निगरानी करने का रास्ता बनाता है। हाई डेफिनेशन कैमरे इसमें लगे हैं। इसके अलावा इंफ्रारेड कैमरे, लाइडार और रडार जैसे विभिन्न सेंसर्स त्रिशूल को अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण एसेट बनाते हैं। यानी कि दोस्तों, त्रिशूल महत्वपूर्ण रियल टाइम की जानकारी निर्बाध रूप से पहुंचा सकता है। इसके अलावा ये तेजी से निर्णय लेने में हमारे आर्म फोर्सेस को सक्षम बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय फर्म एज फोर्स सॉल्यूशन ने एक नया अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल तैयार किया है जिसका नाम एस्ट्रो V2 UGV है। इसे ऑटोनॉमस फॉरवर्ड मल्टी मिशन सपोर्टिव मीडियम रेंज अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल भी कहा जाता है। इसके फीचर्स की बात की जाए तो ये ऑन रोड और ऑफ रोड में ऑटोनॉमस रूप से ऑपरेट हो सकता है। साथ ही वर्सेटाइल डे लाइट और हाइब्रिड ड्राइविंग मोड्स हैं इसके, जो कि किसी भी तरीके के टेरेन के हिसाब से अपने आप को ढाल सकता है। इसका इस्तेमाल रिकॉनेसेंस, सर्विलांस और मॉर्निंग ऑपरेशंस में किया जा सकता है। साथ ही ये सिग्नल्स एंड कमांड, इसके अलावा इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन भी कर सकता है। बता दें कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को भी जोड़ा गया है। बता दें कि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स, अनपैरेलल्ड प्रिसीजन लगाए गए हैं, जो कि रोबोटिक्स और ऑटोमेटिशन के क्षेत्र में इसे गेम चेंजर बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान DRDO के पूर्व साइंटिस्ट ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि DRDO लॉन्ग रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को तैयार कर रहा है, जो कि नॉन न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल्स होंगी। इनकी रेंज 1200 से 2000 किलोमीटर तक होगी और ये स्पेशली स्ट्रैटेजिक रोल्स के लिए तैयार की जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट होगा DRDO का। यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस ER मिसाइल ये 800 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने में सक्षम होगी और ब्रह्मोस की और अधिक रेंज पर भी काम किया जा रहा है।
बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों दिल्ली बेस्ड फर्म SMPV प्राइवेट लिमिटेड को 27,000 लेवल 3A हेलमेट्स का ऑर्डर मिला है रक्षा मंत्रालय से। क्या खास है ये हेलमेट्स, चलिए जानते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट हेलमेट है। इसके बाद हम इसके ऊपर आप कम्युनिकेशन गियर्स, नाइट विजन डिवाइसेस और अदर इक्विपमेंट्स आप लगा सकते हो साइड में। इसमें फैसिलिटेट है पूरा ये। ये हेलमेट है हमारा। इसके अंदर क्या है, ये मॉड्यूलर का ऑप्शन है। इसका प्रोटेक्शन के हिसाब से आप इसको रिमूवर लगा सकते हो। और ये हमारा एक और हेलमेट है जिसमें आपकी मॉड्यूलर प्रोटेक्शन है ऑल अराउंड। AK-47 के MSC HSC दोनों राउंड से रोकता है। बाकी आप हेलमेट देखोगे मार्केट के अंदर वो इवन MSC राउंड से रोकते हैं, AK-47 के। ये HSC राउंड से भी प्रोटेक्ट करता है। हमारे पास हर तरह के ऑप्शन है हेलमेट के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद मैं बताऊंगा आपको B4C बोरॉन कार्बाइड सिरामिक के बारे में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आखिरकार दोस्तों अर्जेंटीना ने अमेरिका का फैसला मान्य करते हुए 24 सेकेंड हैंड डैनिश F-16A फाइटर जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिनमें कि AIM साइडविंडर और AIM-120 एमराम मिसाइल लगी हुई होगी। इससे तेजस की अब संभावना यहाँ पर बिल्कुल बंद हो जाती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय मछुआरों ने तमिलनाडु के कोस्ट पर चाइनीज HM-2000 प्रोफिलिंग फ्लोट बरामद की है, जो कि चाइना का ऑटोनॉमस इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल डेटा कलेक्शन के लिए किया जाता है। और बता दें कि ये कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, नाप और डेप्थ का भी डेटा जुटा सकता है सबमरीन ऑपरेशंस के लिए। तो ऐसे में आप समझिए दोस्तों चाइना कितना एग्रेसिवली अपने मिशंस को अंजाम दे रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना अब गगन शक्ति अभ्यास करने जा रही है 1 अप्रैल से, जिसमें कि भारतीय वायुसेना के सभी एसेट्स शामिल किए जाएंगे। इस दौरान टेस्ट वार किया जाएगा ताकि फायरिंग क्षमता और जो तैयारियां हैं उनका आकलन किया जा सके। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अरब सागर और उसके आसपास के जल में भारतीय और विदेशी कार्गो यातायात को समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों से सुरक्षित करने के लिए नौसेना ने 10 जहाजों के साथ साथ P-8I निगरानी विमान, सी गार्डियन ड्रोन और बड़ी संख्या में उपकरण तैनात किए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों हाल ही में खुद उनके द्वारा बनाए गए शॉर्ट रेंज 3D फेस्ड एरे रडार को प्रदर्शित किया है पाकिस्तान डे परेड के दौरान। साथ ही पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि इन पर और ज़्यादा काम किया जाएगा ताकि इनकी लॉन्ग रेंज और फायर कंट्रोल रडार को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा फतेह 1 और फतेह 2 गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को भी पाकिस्तान डे परेड के दौरान दिखाया गया। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो फतेह 3 पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है। और ये सिस्टम भारतीय एयरबेस, स्ट्रेटेजिक साइट्स जैसे कि रडार और एम्युनिशन डिपोज हैं उन्हें भी ध्वस्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों पाकिस्तान किस तरीके से तैयारी कर रहा है, और CDS जनरल अनिल चौहान भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान को हल्के में नहीं लेना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भगवान शिव का पवित्र धाम कैलाश पर्वत, जहां भारतीय अक्सर इस पर्वत के दर्शन करने के लिए कैलाश की यात्रा करते हैं, लेकिन चाइना ने दोस्तों अब इस यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है और स्पेशली भारतीयों को रोकने के लिए उसने ये काम किया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि चाइना ने करीबन 50,000 भारतीय तीर्थयात्रियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराने से इनकार कर दिया है। बता दें कि चाइना ने नए परमिट भारतीयों के लिए जारी नहीं किए हैं। पिछले साल कैलाश मानसरोवर का जो प्रवेश द्वार हिल्सा बॉर्डर पॉइंट है उसे भी खोला गया था। चीन के द्वारा स्पेशली भारतीयों को रोकने की जो कोशिश की गई है उससे जो वहाँ का स्थानीय पर्यटन उद्योग है वो काफ़ी नाराज़ है। आपको बता दें कि ये जो रास्ता है नेपाल से होते हुए जाता है। ऐसे में नेपाल के लोगों को भी काफ़ी निराशा हाथ लग रही है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि नेपाल के जो लोग हैं, खास करके जो उनके व्यापारी हैं, उनकी आवाजाही को अनुमति दी है चाइना ने, सिर्फ भारतीयों पर ही प्रतिबंध लगाया है। माना जा रहा है कि जियोपॉलिटिक्स तनाव जिस तरीके से चल रहा है उसे देखते हुए ये प्रतिबंध चाइना ने लगाया है। अब आप जानिए दोस्तों कि हमने बहुत कुछ खोया है 1962 की जंग में। अगर कैलाश मानसरोवर का तो कोई मतलब ही नहीं था चाइना के पास जाने का, वो भारत का तीर्थ स्थल है और वो भारतीयों की आस्था से जुड़ा है। क्या उस दौरान कोई लॉन्ग विजन लेकर हमारी सरकार चली थी जिसकी वजह से आज चाइना के आगे हमें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है? चाइना परमिशन नहीं दे रहा है हमें अपने आराध्य के दर्शन करने को लेकर। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।